इस ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत है। इस ट्रेनिंग सेशन में हम NABH 5th एडिशन के अनुसार बनी हुई हॉस्पिटल वाइड पॉलिसीज मैनुअल को डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे HIC 8 एक्शंस टू रिड्यूस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इन स्टाफ। इस पॉलिसी में बताया गया है कि हॉस्पिटल के स्टाफ में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को रोकने या उसके खतरे को कम करने के लिए रिसोर्सेज, प्रैक्टिसेस और ट्रेनिंग्स का क्या इंतजाम किया गया है। हॉस्पिटल का स्टाफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचने के लिए नीचे दिए गए स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को हमेशा फॉलो करता है। इसमें सबसे पहला है हैंड हाइजीन। WHO के द्वारा बताए गए 5 मूवमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन पे हैंड वॉश और हैंड रब का इस्तेमाल किया जाता है। स्टैंडर्ड या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में दूसरा पॉइंट है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना। हॉस्पिटल में हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हॉस्पिटल के जिस भी हिस्से में काम कर रहे होते हैं वहां पर जिस तरह की बीमारी के मरीजों को रखा जाता है, जैसे कि कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन वाले मरीज, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन वाले मरीज या एयरबॉर्न ट्रांसमिशन वाले मरीज, उसके हिसाब से जरूरी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में थर्ड पॉइंट है रेस्पिरेटरी हाइजीन या कफ एटिकेट। हॉस्पिटल के स्टाफ को रेस्पिरेटरी एंड कफ एटिकेट्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि खांसी करते हुए या कफिंग के दौरान डिस्पोजेबल टिश्यू का इस्तेमाल किया जाता है और उसे एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। इसके बाद हैंड हाइजीन फॉलो किया जाता है, या तो हैंड रब का इस्तेमाल किया जाता है या हैंड वॉश का इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट के साथ पहली बार कॉन्टैक्ट करते ही हॉस्पिटल का स्टाफ पेशेंट को रेस्पिरेटरी और कफ एटिकेट के बारे में एजुकेट करता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में चौथा पॉइंट है शार्प सेफ्टी। शार्प्स को हमेशा केयरफुली हैंडल किया जाता है। एक स्टाफ दूसरे स्टाफ को शार्प इंस्ट्रूमेंट हाथों ही हाथ में पास ऑन नहीं करता है। ऐसे शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को पास ऑन करने के लिए किसी रिसेप्टिकल जैसे कि किडनी ट्रे का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार जब शार्प इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर लिया जाता है तो सीधे ही उसे शार्प कंटेनर या पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड किया जाता है। कभी भी निडल्स को रिकैप नहीं किया जाता है। शार्प कंटेनर्स को उनके ऊपर लगे हुए निशान से ज़्यादा भरने की कोशिश नहीं की जाती है। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस में पांचवा पॉइंट है सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस। हॉस्पिटल में हमेशा सिंगल यूज सिरिंजेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इनका इस्तेमाल करने के बाद इन्हें शार्प कंटेनर या पंक्चर प्रूफ कंटेनर में फेंक दिया जाता है। सिरिंजेस को कभी भी रिकैप नहीं किया जाता है। यदि सिरिंज को रिकैप करने की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसके लिए सिंगल हैंडेड स्कूप टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का छठा पॉइंट है स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स और डिवाइसेस का इस्तेमाल। सभी स्टेराइल पैकेजेस को एक्सपायरी डेट और उनकी पैकिंग की इंटैक्टनेस के लिए चेक किया जाता है। इसके बाद ही उन्हें पेशेंट पे इस्तेमाल किया जाता है। स्टेराइल पैकेजेस के अंदर पाए जाने वाले कलर चेंजिंग इंडिकेटर्स को भी चेक किया जाता है ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि पैकेज वास्तव में स्टेराइल है। जब भी पैकेज की स्टेरिलिटी के बारे में कोई डाउट हो तो ऐसे किसी पैकेज को इस्तेमाल नहीं किया जाता है और नए पैकेज को इस्तेमाल में लाया जाता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन का सातवां पॉइंट है क्लीन और डिसइंफेक्टेड एनवायरमेंटल सर्फेसेस। पेशेंट केयर एरिया में हाई टच सर्फेसेस जैसे कि दरवाजों के हैंडल, कुर्सियों के हैंडल, इनका इन्फेक्शियस लोड कम करने के लिए हॉस्पिटल अप्रूव्ड डिसइंफेक्टेंट्स को सही कंसंट्रेशन में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करने से पहले विजिबल डर्ट या धूल मिट्टी को हटा दिया जाता है। अब हम बात करेंगे प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप की। हॉस्पिटल में हायर किए जाने वाले सभी एम्प्लॉयज़ का प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप कराया जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि स्टाफ स्वस्थ है और पेशेंट्स को हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए सेफ है। इस स्टाफ के प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप में कौन से टेस्ट किए जाएंगे ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो स्टाफ हॉस्पिटल के किस हिस्से में क्या काम करेगा। इस हिसाब से प्री एम्प्लॉयमेंट और एनुअल हेल्थ में अलग अलग कैटेगरी के स्टाफ के हेल्थ टेस्ट अलग अलग होते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप के समय एम्प्लॉय के प्रेजेंट इम्यूनाइजेशन स्टेटस को भी चेक और रिकॉर्ड किया जाता है।
अगले सेक्शन में हम बात करेंगे अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर को कोई ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन या फैल सकने वाली इन्फेक्शियस बीमारी हो जाती है तो उस पर किस तरह की वर्क रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। हेल्थ केयर वर्कर को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सभी ज़रूरी कदम उठाए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें ज़रूरी ट्रेनिंग दी जाती है, हैंड हाइजीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दी जाती है और काम करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराए जाते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर को कोई ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन हो जाती है या ऐसी इन्फेक्शन हो जाती है जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल सकती है, तो ऐसे हेल्थ केयर वर्कर पे वर्क रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं ताकि ये बीमारी और लोगों में या बाकी हॉस्पिटल स्टाफ में ना फैले और वो स्टाफ जल्दी ठीक हो सकें। हेल्थ केयर वर्कर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि यदि उन्हें ऐसी कोई ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शन हो जाती है या इससे जुड़े हुए कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत वो अपने इंचार्ज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को इन्फॉर्म करें। उस बीमारी के क्लिनिकल स्पेशलिस्ट से कंसल्टेशन के बाद स्टाफ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, क्लिनिकल डिजीज एक्सपर्ट या कंसल्टेंट और इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर ये डिसीजन लेते हैं कि उस स्टाफ को किसी वर्क रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है या नहीं। वर्क रिस्ट्रिक्शन का टाइम ड्यूरेशन और उसका टाइप नीचे दिए गई बातों के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले क्लिनिकल डिजीज एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन पे, जो कि इस बात पे डिपेंड करती हैं कि वो बीमारी कितनी इन्फेक्टिव है, कितनी आसानी से फैल सकती है और उस हेल्थ केयर वर्कर को किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। एचओडी की रिकमेंडेशंस पे, जो कि इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हेल्थ केयर वर्कर नॉर्मली किस तरह का काम कर रहा था और क्या इस हेल्थ केयर वर्कर को कोई ऐसा काम दिया जा सकता है जिससे कि इस बीमारी के फैलने की संभावना ना के बराबर या कम हो। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर की रिकमेंडेशंस के ऊपर, जो कि इस बात पे डिपेंड करती हैं कि उस टाइम पीरियड में उस बीमारी का एपिडेमियोलॉजिकल स्टेटस क्या है। जैसे कि अगर उस समय वो बीमारी पेंडेमिक है तो वर्क रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी। इस मैनुअल में सीडीसी रिकमेंडेशन के हिसाब से एक वर्क रिस्ट्रिक्शंस का टेबल बनाया गया है। जैसे कि यदि किसी स्टाफ को कंजंक्टिवाइटिस है तो उसे ऐसे एरिया में काम करने से रोका जाएगा जहां वो सीधे पेशेंट के कांटेक्ट में या पेशेंट के एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ रहा हो, ताकि ये बीमारी और ना फैले। और इस वर्क रिस्ट्रिक्शन की ड्यूरेशन तब तक रहेगी जब तक कि उसकी आंखों से डिस्चार्ज आता रहेगा। ऐसे ही इस टेबल में और भी बीमारियों के बारे में बताया गया है। यदि वर्क रिस्ट्रिक्शन के कारण उस एम्प्लॉय को काम से कंप्लीटली एक्सक्लूड कर दिया जाता है तो उसकी छुट्टियों को उसकी सिक लीव से कंपनसेट किया जाएगा। अब हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन पॉलिसी फॉर दी स्टाफ। एम्प्लॉयज़ को अगर कोई ऑक्यूपेशनल इंजरी हो जाती है तो उसे रिपोर्ट करने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। नीचे कुछ इंजरीज की लिस्ट दी गई है जिसकी वजह से हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज़ में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है, जैसे कि एक्सपोजर टू ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स और नीडल स्टिक इंजरी। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर, यदि पेशेंट का ब्लड या और कोई इन्फेक्शियस बॉडी फ्लूइड स्टाफ की स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन या सबक्यूटेनियस टिश्यू के कांटेक्ट में आता है तो उसे ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर कहा जाता है। दूसरा है नीडल स्टिक इंजरी। किसी भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से होने वाली पियर्सिंग इंजरी को नीडल स्टिक इंजरी कहा जाता है। इन दोनों की वजह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV एड्स का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। अब हम डिस्कस करेंगे शार्प इंजरी प्रोटोकॉल। शार्प इंजरी से बचने के लिए शार्प कंटेनर्स को डिस्कार्ड करते हुए उन्हें किसी बैग के अंदर नहीं रखा जाता। शार्प कंटेनर्स को ऐसी किसी जगह पे नहीं रखा जाता जहां पर कि वल्नरेबल पेशेंट उन तक पहुंच सकें। नीडल्स को रीकैप नहीं किया जाता, उन्हें इस्तेमाल करने के बाद सीधे ही शार्प बिन में या पंक्चर प्रूफ कंटेनर में डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
यूज्ड नीडल्स को कभी भी डोमेस्टिक वेस्ट में या जनरल वेस्ट में डिस्कार्ड नहीं किया जाता है। हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में क्लिनिकल वेस्ट को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। जहां भी संभव हो सके सिंगल यूज नीडल डिवाइसेस या सिरिंजें जिनमें सेफ्टी फीचर होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्टाफ में शार्प इंजरी के रिस्क को कम किया जा सके। अब हम बात करेंगे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की। हॉस्पिटल का वो स्टाफ जो कि हाई रिस्क एरियाज में काम करता है और जहां पर कि उनके ऑक्यूपेशनल इंजरीज के चांसेस बढ़ जाते हैं उन्हें प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस दिया जाता है। ऐसे स्टाफ की हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की जाती है। इनकी वैक्सीनेशन का प्रॉपर रिकॉर्ड इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स रखती है। ऐसे स्टाफ को वैक्सीनेशन की अगली डोजेज के लिए समय से याद कराया जाता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन का शेड्यूल 3 डोजेज का रहता है, जिसमें कि पहला इंजेक्शन स्टाफ के हॉस्पिटल को ज्वाइन करने के बाद दिया जाता है, सेकेंड इंजेक्शन पहले इंजेक्शन से 1 महीने के बाद और तीसरा इंजेक्शन पहले इंजेक्शन से 6 महीने के बाद दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के अलावा हाउसकीपिंग और नर्सिंग स्टाफ का टेटनस का वैक्सीनेशन भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होने वाले खतरों को कैसे कम किया जा सकता है। ऐसे खतरों को कम करने के लिए स्किन पे लगे हुए किसी भी कट या खरोंच को वाटरप्रूफ ड्रेसिंग से ढक लें, तभी काम करने जाएं। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड से होने वाले कांटेक्ट के तुरंत बाद अच्छे से हैंड वॉशिंग करें। अच्छी एनवायरमेंटल हाइजीन मेंटेन करें, यानी कि कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट अगर कोई आपके पास है तो उसे प्रॉपरली क्लीन और डिसइंफेक्ट करें। हाई रिस्क एक्टिविटीज करते हुए ग्लव्स और डिस्पोजेबल एप्रन पहने रखें। कैथ लैब्स, ऑपरेशन थिएटर और एंडोस्कोपी जैसे प्रोसीजर्स में जिनमें कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर का हाई रिस्क रहता है या ज़्यादा खतरा रहता है, उसमें प्रोटेक्टिव स्क्रीन्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब हम बात करेंगे कि नीडल स्टिक इंजरी और ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होने के बाद क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। इसे पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी कहा जाता है। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस में HIV, HBV और HCV होने के खतरे को कम करने के उपाय शामिल रहते हैं। इसमें पहले फर्स्ट एड दी जाती है, फिर काउंसलिंग की जाती है, उसके बाद रिस्क असेसमेंट की जाती है, फिर रेलेवेंट लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं और रिस्क असेसमेंट के हिसाब से एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स स्टार्ट की जाती हैं और उसके बाद फॉलोअप किया जाता है। एक्सपोजर जिससे कि हेल्थ केयर वर्कर को ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है, उसमें परक्यूटेनियस इंजरीज आती हैं जैसे कि नीडल स्टिक और कट इंजरीज, या पेशेंट के इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड का म्यूकस मेम्ब्रेन, आई या माउथ के साथ कांटेक्ट, या फिर पेशेंट के बॉडी फ्लूइड का हेल्थ केयर स्टाफ की नॉन इंटैक्ट स्किन से कांटेक्ट, जैसे कि डर्मेटाइटिस या एब्रेडेड स्किन के ऊपर पेशेंट के बॉडी फ्लूइड का कांटेक्ट। ब्लड, सीमेन, वजाइनल सिक्रेशन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल, प्लूरल, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड और बाकी बॉडी फ्लूइड जो विजिबल ब्लड से कंटेमिनेटेड हों, उनसे ब्लड बॉर्न वायरसेस की इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा रहता है, जबकि टीयर्स, स्वेट, यूरिन, फीसिस और सलाइवा अगर इनमें विजिबल ब्लड का कंटेमिनेशन नहीं है तो इनसे इस तरह के एक्सपोजर का खतरा नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर को कैसे मैनेज किया जाता है। नीडल स्टिक इंजरी या ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर को कैसे मैनेज किया जाता है। स्टेप 1 में एक्सपोजर साइट का मैनेजमेंट किया जाता है। यदि नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो वुंड को इमीडिएटली वॉश किया जाता है। वॉश करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल किया जाता है। नीडल स्टिक इंजरी के घाव को स्क्रब ना करें, उसके ऊपर किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ना करें, ब्लीच, क्लोरीन, अल्कोहल या बीटाडीन का इस्तेमाल ना करें। यदि पेशेंट के ब्लड और बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर हुआ है या उसके छींटे पड़े हैं, तो यदि अनब्रोकन स्किन के ऊपर ये स्प्लैश हुआ है तो उस एरिया को इमीडिएटली धो दें, उसके ऊपर किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ना करें। यदि ये एक्सपोजर आई में हुआ है
तो एक्सपोज आई को इमीडिएटली इरिगेट करें। इरिगेट करने के लिए आप पानी या नॉर्मल सैलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई इरिगेशन की एक कॉमन टेक्निक है कि जिस स्टाफ को आई में ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर हुआ हो वो एक कुर्सी पर बैठे, अपना सिर पीछे की तरफ टिल्ट करे और उसका साथी नॉर्मल पानी या नॉर्मल सलाइन से उसकी आंख को इरिगेट करे। यदि आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हैं तो उन्हें आंख में ही रहने दें और उसके साथ ही इरिगेशन स्टार्ट करें, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट लेंस आपकी आंख के ऊपर एक बैरियर का काम करते हैं। एक बार आंख को साफ करने के बाद आप कॉन्टैक्ट लेंस को निकाल सकते हैं और साफ कर सकते हैं। आंख में ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होने पर साबुन या डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल ना करें। यदि ये एक्सपोजर माउथ में हुआ है तो मुंह में आए हुए फ्लूइड को इमीडिएटली थूक दें। अपने मुंह को बहुत सारे पानी या सलाइन के साथ बार बार धोएं। मुंह में कोई साबुन या डिसइंफेक्टेंट ना डालें। ये सब करने के बाद इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स की मदद से डेजिग्नेटेड फिजिशियन से मिलें ताकि एक्सपोजर का पता लगाया जा सके। नीडल स्टिक इंजरी या ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होने की स्थिति में ग्लव्स उतार दें। एक्सपोज साइट को रनिंग वाटर में अच्छे से धोएं। आईज या माउथ में स्प्लैश होने की स्थिति में पानी या सलाइन के साथ इरिगेट करें। स्किन को साबुन और पानी के साथ धो भी सकते हैं। नीडल स्टिक इंजरी या ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर होने की स्थिति में पैनिक ना हो। नीडल स्टिक इंजरी वाली फिंगर को मुंह में ना डालें। नीडल स्टिक इंजरी वाली वूंड को दबाएं ना। इस वूंड पे ब्लीच, क्लोरीन, अल्कोहल, बीटाडीन, आयोडीन या और किसी एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ना करें। स्टेप 2 में उस स्टाफ की पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है। ये एवेल्युएशन 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में 72 घंटे से लेट नहीं होना चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की पहली डोज 72 घंटे के अंदर अंदर ले लेनी चाहिए। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस को डिसाइड करने के लिए एक्सपोजर का नेचर और सोर्स पेशेंट का स्टेटस ध्यान में रखा जाता है। यदि हॉस्पिटल स्टाफ की म्यूकस मेम्ब्रेन या नॉन इंटैक्ट स्किन पे स्मॉल वॉल्यूम में ही पेशेंट का फ्लूइड लगा है तो उसे माइल्ड एक्सपोजर माना जाता है, जैसे कि लो कैलिबर की नीडल से कोई सुपरफिशियल वुंड हुआ हो। यदि म्यूकस मेम्ब्रेन या नॉन इंटैक्ट स्किन पर लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेशेंट फ्लूइड लगा हो तो उसे मॉडरेट एक्सपोजर माना जाता है, जैसे कि सॉलिड नीडल से सुपरफिशियल परक्यूटेनियस एक्सपोजर या ग्लव्स के साथ नीडल स्टिक इंजरी। यदि परक्यूटेनियस एक्सपोजर लार्ज वॉल्यूम के साथ हुआ है या ब्लड कंटेमिनेटेड हाई कैलिबर नीडल से नीडल स्टिक इंजरी हुई है तो इसे सीवियर एक्सपोजर माना जाता है। एक्सपोज्ड इंडिविजुअल की असेसमेंट हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के द्वारा की जाती है। हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर यानी कि ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर या नीडल स्टिक इंजरी होने के तुरंत बाद आईसीएन को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद उसे कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के पास इमरजेंसी रूम में ले जाया जाता है, जहां पर कि उसे टेटनस का इंजेक्शन दिया जाता है और उससे ज़रूरी जानकारी इकट्ठी की जाती है। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर पीईपी की रिक्वायरमेंट को असेस करता है। इसके लिए नाको गाइडलाइंस का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस की जरूरत पड़ती है तो उसे नज़दीकी आईसीटीसी सेंटर में रेफर कर दिया जाता है। हॉस्पिटल ऐसे सभी हेल्थ केयर स्टाफ का रिकॉर्ड मेंटेन करता है ताकि उसके लिए ज़रूरी करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शन लिए जा सकें।